जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में करने वाले हैं भारतीय इतिहास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन को करने वाले हैं। दोस्तों इस चैप्टर में हम करेंगे गांधी जी के आगमन के बाद के राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि गांधी जी भारत आ गए 9 जनवरी 1915, उसके बाद के राष्ट्रीय आंदोलन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दें ये बुक है दृष्टि IAS के द्वारा प्रोवाइड की गई प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की 6 पुस्तकों में से एक है, जो हिस्ट्री की बुक है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद रखना चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। पहला कथन है इसमें, चंपारण क्षेत्र में बागान मालिक विरोधी असंतोष और आंदोलन की लंबी परंपरा थी। क्या थी? लंबी परंपरा थी। तो दोस्तों एकदम सही है। बागान मालिकों और विरोधी के द्वारा असंतोष था और आंदोलन में लंबी परंपरा रही थी, इसलिए यह आंदोलन हुआ था। दूसरा पॉइंट इसमें, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण के खेतीहरों की शिकायतों को पूरे भारत में प्रचार मिला था। तो दोस्तों ये भी कथन एकदम राइट है, इसमें ये भी कथन सही है। अगला है, चंपारण के खेतीहरों ने चीनी पर अत्यधिक करारोपण का विरोध किया था। किस पर? चीनी पर। तो दोस्तों इसमें चीनी की कोई बात नहीं की गई है, इस पर करारोपण की कोई बात नहीं है चीनी पर, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। दो कथन हमारे सही है, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में रखा है कि बिहार में गांधी जी के प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन 1917 को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी पुराना मामला था, जिसमें 3 कठिया व्यवस्था कृषकों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। जर्मनी में रासायनिक रंगों के विकास के कारण नील की खेती बंद करने के एवज में लगान व अन्य करों में मनमाने ढंग से वृद्धि कर दी गई, इसलिए कथन तीसरा हमारा सही नहीं है। अगला है, गांधी जी के प्रयास से ही किसानों को अंग्रेज नील बागान मालिकों से मुक्ति मिली थी, यानी कि जो अंग्रेज नील बागान मालिक थे उनसे मुक्ति मिली थी। किसके? गांधी जी के प्रयासों से, चंपारण सत्याग्रह में। अगला पॉइंट है, चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी को महात्मा कब कहा था? चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद। ये पॉइंट याद रहेगा आपको। अगला पॉइंट है, गांधी जी के सहयोग से चंपारण का मुद्दा पूरे भारत में प्रचारित हो गया था। तो दोस्तों हमारा इसलिए दूसरा भी कथन क्या है? सही है इसमें। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? तो दोस्तों आपको बताना है, जो गांधी जी हैं उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ पर की थी? तो सबसे पहले उन्होंने भूख हड़ताल की थी, तो वो की थी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। कब की थी? अहमदाबाद में, वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था प्लेग बोनस के कारण। याद रहेगा, अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, यहीं पर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कि महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, जहां मजदूरों एवं मालिकों में प्लेग बोनस के मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ा था, मैं सर्वप्रथम भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का प्रयोग किया था, जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों को 35% बोनस का भुगतान प्राप्त होने का सकारात्मक परिणाम सामने आया। तो याद रखना, गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर प्लेग बोनस के लिए 1918 में की थी। ये पॉइंट याद रहेगा आपको। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण है? यानी खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण? इसमें 2 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन कौन से कथन इसमें सही है। पहला कथन है इसमें,
अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। तो दोस्तों एकदम राइट है। जो खेड़ा के किसान हैं वो वहाँ पर अकाल पड़ा था तो वो राजस्व देने में असमर्थ थे, परंतु प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही को जारी रखा था, यानी कि इसको बंद नहीं किया था, स्थगित नहीं किया था। तो एकदम राइट हो जाएगा। दूसरा है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। क्या कर दिया है? स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो दोस्तों उस समय प्रशासन का कोई भी नियम नहीं था कि उसे स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर लागू कर दिया है, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। खेड़ा के किसानों के पक्ष में बात हो रही है तब इसका कोई प्रस्ताव नहीं था। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा केवल एक आंसर। अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन में खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। याद रखना 1918 में ही आयोजित हुआ था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन को भी याद रखना 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन का गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू करने से कोई संबंध नहीं था। खेड़ा जिले में अकाल पड़ने के कारण किसानों की फसल बर्बाद होने के बावजूद इसके अंग्रेज सरकार ने करों की निलंबित नहीं किया, यानी कि करों को लेना बंद नहीं किया था। इसलिए महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में आंदोलन शुरू किया। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने गुप्त निर्देश दिया कि लगान उन्हीं से वसूला जाए जो इसे देने की स्थिति में है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? किसका? चंपारण सत्याग्रह का। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये 1917 में हुआ था। गांधी जी ने किया था नील की खेती के लिए, 3 कटिया पद्धति के लिए। ये याद रहेगा आपको पॉइंट, हम पीछे से देख चुके हैं विस्तार से। इसमें पूछा है महत्वपूर्ण पहलू, तो महत्वपूर्ण पहलू इसमें क्या है? तो वो है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष थे 3 कटिया पद्धति को लेकर, नील की खेती के लिए किसान थे, वो थे, ये किसानों के लिए था, तो किसान असंतोष थे इसलिए सम्मिलित हुआ था। तो ऑप्शन सी इसमें आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि चंपारण आंदोलन 1917-18 में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती नील की खेती, यानी कि कृषकों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य या 3 कटिया व्यवस्था कराते थे, जिस कारण उनमें भारी असंतोष था। तो किसानों में संतोष था, इसलिए जो था चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसकी परिणति यह हुई कि एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने नील की खेती के विरोध में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और ब्रज किशोर प्रसाद के साथ चंपारण पहुंचे और अंग्रेज के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया। इस आंदोलन के चलते अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों हर प्रश्न को आप अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हमसे पूछा हुआ है कौन सा कथन इसमें सही है। सही कथन हमसे पूछा हुआ है। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, देख लेते हैं एक कथन को। वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो हम बार बार पढ़ते हैं कि वे 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना कि वो गांधी जी हैं जो 9 जनवरी को वे भारत आए थे। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, इसलिए पहला राइट हो जाएगा। दूसरा है, सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो दोस्तों एकदम राइट है। उन्होंने 1983 में सर्वप्रथम गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो ये भी पॉइंट हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के किसमें हुई थी? उद्घाटन में हुई थी। तो एकदम राइट है। ये 1916 में इसका उद्घाटन हुआ था, इसी में हुई थी। तो ये तीसरा भी राइट है। दोस्तों इसमें तीनों कथन राइट हो गए। अच्छे से देख लेना गांधी जी के बारे में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न की व्याख्या में दे रखा है कि उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। हमारे तीनों कथन सही हैं। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए
तथा लगभग 2 दशक वहां रहने के बाद जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में रही थी। तो तीनों कथन हमारे क्या होंगे, सही हो जाएंगे। अगला कथन है, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा हुआ है, गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि समय इनका क्या है, उसमें लगाना है हमें। तो दोस्तों इसके समय के लिए हमें सबसे पहले इनके सन को याद होना चाहिए, तभी तो हम इसे लगा पाएंगे। पहला है हमारा, इसमें दे रखा है अहमदाबाद मिल मजदूर, हम पीछे देख चुके हैं। तो ये कब हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर, ये फरवरी 1918 में हुआ था, फरवरी 1918 में हुआ था। अगला है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह देख सकते हैं 1917 में हुआ था। अगला है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान ये 1919 में लागू हुआ था, 1919 में चला था। 1919 में कौन सा चला था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान। खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह की बात करें ये 1928 में हुआ था, ये मार्च 1928 में, और ये फरवरी 1918 में, फरवरी 1928 में हुआ था। तो दोस्तों इसका क्रम लगा लेते हैं। पहले पाएगा हमारा चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर आएगा खेड़ा, फिर आएगा रॉलेट एक्ट। तो 2-1-4-3, 2-1-4-3, तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अब इनकी एक बार सन और देख लेते हैं, जिससे हमें ये अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी सारी सनें पढ़ती होंगी, मालूम होंगी, फिर भी आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें दे रखा है गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी 1918, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान 1919। ये इसके सन दे रखी, इन्हें याद कर लिया। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर दे रखे संघर्ष, इधर दे रखे संघर्ष का संबंध। तो दोस्तों इसमें पूछा हुआ है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चंपारण सत्याग्रह ये किसके लिए होता, तो ये तीन कठिया पद्धति के लिए, या फिर नील की खेती के लिए, नील की खेती से संबंधित था। अगला है अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये श्रम विवाद यानी कि प्लेग के लिए था, श्रम विवाद के लिए था। अगला है खेड़ा सत्याग्रह, तो दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह ये किस लिए हुआ था, तो ये हुआ था लगान के लिए, लगान माफ़ी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हड़ताल, यहाँ पर जो था फसल खराब हो गई थी सूखा के कारण, तो यहाँ पर लगान या राजस्व माफ़ करने के लिए था। तो ये लगान माफ़ी के लिए था, लगान माफ़ी के लिए था। तो दोस्तों ये गलत है, ये गलत है, केवल 2 ऑप्शन सही है। हमसे पूछा हुआ है सुमेलित नहीं है, तो 1 और 3 सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। देख लेना ये आंसर हमारा राइट होगा। देख लेते हैं एक एक के बारे में। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी ने किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, इसलिए योग में एक सही नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2016 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बिहार के चंपारण से आए एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसान के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया था। अगला है अहमदाबाद मिल हड़ताल के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर उन्होंने कपड़ा मिलों में काम करने वालों के लिए काम की बेहतर स्थितियों की मांग की थी। अगला है उन्होंने खेड़ा में फसल खराब होने पर राज्य से किसानों को लगान माफ़ करने की मांग की। याद रहेगा, जो है खेड़ा में सरकार से कहा था कि उसके लगान माफ़ कर दे। दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से था। तो बिहार के नील उत्पादक किसान, यानी कि बिहार के नील उत्पादक किसान, या 3 कटिया पद्धति 3/20 भाग, इसे 3 कटिया पद्धति कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा आंसर राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी पहले। गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसान पर यूरोपीय निलय
बहुत अधिक अत्याचार करते थे। गांधी जी के संघर्ष के कारण अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें कमी आई। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के बिहार के नील किसानों के संबंध में नीचे दिए गए किसान कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि नील के खेत के चक्कर में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। तो चंपारण के नील किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। तो एकदम राइट है, हम इसे बार बार लिखते आ रहे हैं तो आप भी इसे याद कर लेना, जिसे हम 3 पद्धति भी कहते हैं। ये पॉइंट पहला हमारा क्या होगा? राइट होगा। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्याओं की जांच हेतु एक समिति बनाई जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा राइट है। जब दोनों कथन राइट हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन सी में दे रखा है 1 और 2 दोनों। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि बिहार के चंपारण जिले के नील उत्पादक किसानों पर यूरोपीय नील है, यानी यूरोपीय नील का मतलब यूरोपीय नील बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा नीलों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। नीलों का मतलब है जो नील के व्यापारी थे, उनके द्वारा जो तय किए जाते थे रेट, उस पर नील को बेचना पड़ता था। 1917 में गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक या मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंचे और किसानों को के हालात की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। अंततः सरकार ने मजबूर होकर एक जांच समिति बनाई जिसके एक सदस्य गांधी जी भी थे। कौन थे? गांधी जी भी थे। अगला है प्रश्न हमारा, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन दे रखा है, गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। तो एकदम राइट है। अगला है, गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा क्या है? राइट है। 1917 में अहमदाबाद में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना भी की थी। अगला है, अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया था। तो दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि खेड़ा से नहीं, उन्होंने चंपारण से शुरू किया था। बार बार पढ़ रहे हैं, चंपारण से शुरू किया था। चंपारण कहाँ स्थित है? बिहार में। और ये 1917 में हुआ था। ये पॉइंट याद रखना, 1917 में। तो ये वाला गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा, सॉरी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। याद रखना, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कथन देकर। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है। गांधी जी जब इस दिन अफ्रीका से लौटे थे। उन्होंने 1917 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। गौरतलब है कि मई 2015 में कोचरब अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी और इसे ही 1917 में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम के नाम से स्थापित किया गया था। अगला है, गांधी जी द्वारा अफ्रीका से लौटने के पश्चात भारत में आरंभ किया गया पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था और ये 3/20 यानी कि 3 पद्धति के लिए था, नील की खेती के लिए था। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। 1918 में हुआ था यह सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार के अकाल पीड़ितों किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। तो दोस्तों हम बार बार पढ़ते हैं कि गांधी जी ने यह बिहार में नहीं कहा, गुजरात में। याद रखना, गुजरात में। ये पॉइंट दोस्तों याद रखना है, ये गुजरात में हुआ था, ना कि बिहार में। तो गुजरात के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में था। तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। अगला है, इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे। तो दोस्तों ये वाला कथन राइट है। दूसरा कथन राइट है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा था सही कथन। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और ये गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसान की फसल
खेड़ा जिले के किसानों की फसल चौपट हो गई, मगर सरकार ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया और पूरा लगान वसूल करने पर उतारू हो गई। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और आह्वान किया कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती, किसान लगान देना बंद कर दें। जब यह खबर मिली कि सरकार ने केवल उन्हीं किसानों को लगान वसूलने के आदेश दिए जो लगान देने में सक्षम हैं, इसके बाद यह संघर्ष वापस ले लिया गया। दोस्तों अगला एक पॉइंट और है, वो भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है राष्ट्रीय आंदोलन। ये ये तो चैप्टर का नाम है। इसमें दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने थे। तो दोस्तों ये भी याद रखना, गांधी जी के अनुयायी खेड़ा के सफल सत्याग्रह के बाद बनी थी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूर की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया था, यानी कि भूख हड़ताल। तो दोस्तों ये पॉइंट अब पीछे भी देख चुके हैं। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए पहली बार भूख हड़ताल की थी। क्या की थी? पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो पहला कथन सही है। अगला है रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ रहे थे। विरोध के दौरान तटस्थ। तो दोस्तों ये कथन राइट है, क्योंकि गलत है, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी तटस्थ नहीं रहे थे, इसके खिलाफ थे। इसके क्या थे? खिलाफ थे। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं, या फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले कि सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूर और मिल मालिकों को एक विवाद में हस्तक्षेप किया। गांधी जी ने मजदूरों की मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग करने तथा इसके लिए हड़ताल पर जाने की राय दी। मजदूरों की हड़ताल को जारी रखने के संकल्प को बल देने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। उनके अनशन ने मिल मालिकों पर दावा डाला और वे नरम पड़कर 35% मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हो गए। दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी को भी रॉलेट कानून से धक्का लगा। फरवरी 1919 में उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई, जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन न करने तथा गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली थी। इसलिए दूसरा कथन क्या है? सही नहीं है। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे? तो 13 अप्रैल 1919 में लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे? तो वो किस कारण से हुए थे कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, यानी कि इनका जो है जो गिरफ्तार हो गए तो इसकी विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। अगला पॉइंट है सर इसमें दोस्तों कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसका अनुसरण किया। ब्रिटिश सरकार ने इस जन प्रतिरोध का सामना खासकर पंजाब में दमन से करने का निश्चय किया था। पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुई थी। इसलिए विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाइए, यानी कि जो घटनाएं उनको कालक्रम में लगाना है। तो पहला है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ये 1900 कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था 3 कटिया पद्धति के लिए। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था। सॉरी जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 1919 में। 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था 1918 में। 1918 में हुआ था। तो पहले सत्याग्रह पहले आएगा ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, उसके बाद चंपारण, फिर उसके बाद खेड़ा, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग। तो इसके कूट देख लेते हैं 1 2 4 3, ये इसके कूटे जाएंगे तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर इसके मिलान देख लेते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, जलियांवाला बाग हत्याकांड
1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने सरकार द्वारा प्राप्त की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी? यानी कि नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? तो वो लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि लौटा दी थी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जलियांवाला नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जनता के कष्टों का वर्णन करते हुए उन्होंने घोषणा की कि वह समय आ गया जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म का उजागर करते हैं, और मैं जहाँ तक मेरा सवाल है सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित क्षुद्रता के कारण मानव जीवन के आगने अपमान को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से महात्मा गांधी के विरोध हेतु किस हेतु था? यानी कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल था, यानी कि अलग। पृथक का मतलब होता है अलग, अलग निर्वाचन मंडल था। तो महात्मा गांधी का विरोध किस हेतु था? तो महात्मा गांधी का विरोध किस हेतु था? तो वो था पृथक निर्वाचन मंडल उनके लिए शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता। शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता, तो इसलिए विरोध में हुए थे। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय के रूप में फूट डालो और राज करो की नीति का विस्तार किया गया। इसका सबसे विवादित प्रावधान दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना था। गांधी जी ने इस प्रावधान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अछूतों के लिए सदैव अछूत बने रहना सुनिश्चित करता है। उनका मानना था कि दलितों के विकास के नाम पर ना ही विधानमंडल या सरकारी सेवाओं में सीट आरक्षित करने की जरूरत है, ना ही उन्हें पृथक समुदाय बनाने की। दलितों के वास्तविक उत्थान के लिए समाज से अस्पृश्यता जैसी कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। तो इसलिए इसके विरोध में थे महात्मा गांधी, पृथक निर्वाचन मंडल के इसलिए विरोध में थे। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे। यानी कि भारतीय हैं वह अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे। ये भारतीयों ने दिखा दिया था किससे? नमक सत्याग्रह से। नमक सत्याग्रह से ये दिखा दिया था। दोस्तों इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। व्याख्या में दे रखा है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ किया। अपने 78 समर्थकों के साथ 6 अप्रैल को दांडी के समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसका उद्देश्य नमक कानून, शस्त्र कानून जैसे अनुचित कानूनों को ना मानने का संकल्प था। क्या था? संकल्प था। दोस्तों अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ? तो खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ? तो ये खलीफा की प्रभुत्ता को संरक्षित करना। खलीफा का पद खत्म कर दिया था तुर्की की खलीफा की, तो इसलिए इसको संरक्षित करना, ये इसके खिलाफत आंदोलन इसके लिए था। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति से संबंध नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के विभाजन और खलीफा को पद से हटाने के कारण भारतीय मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ गई। इसी के परिणाम स्वरूप 1919 में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य खलीफा के प्रभुत्व की पुनर्स्थापना था। इसे अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली का नेतृत्व प्राप्त था। अगला प्रश्न है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? यानी कि गांधी जी ने तीव्र आलोचना की, वो किस पर केंद्रित थी? तो दोस्तों वो किस पर केंद्रित थी? तो अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा, इसके लिए प्रसिद्ध था, केंद्रित था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1916 में मदन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के भाषण में गांधी जी ने अभिजात वर्ग पर गरीब मजदूर वर्ग की चिंता न करने का आरोप लगाया। उन्होंने अभिजात वर्ग लाखों गरीब भारतीयों के बीच अंतर पैदा करने वाले राष्ट्रवाद की आलोचना है। दोस्तों ये इसकी व्याख्या हो गई, ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, यानी कि जो इसके कुछ प्रश्न रह गए हैं उसको लेकर आएंगे। दोस्तों ये 19 प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है कि आपने ये अच्छे से पढ़े होंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नोट करेंगे अगर पॉइंट तो आपको याद रहेंगे, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको सब याद आएगा, लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।